गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज आप लोगों के लिए पेड बैच का अनाउंस है, ठीक है। और वो रिलेटेड रहेगा हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपका रहेगा प्राचीन भारत, हिस्ट्री से रहेगा प्राचीन भारत। मेरा नाम पवन कुमार सिंह, ठीक है। मैं 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। PCS प्री क्वालिफाई हूँ और उसके बाद जो है और भी SSC का भी एग्ज़ाम निकले हुए हैं हमारे। तो इतने सालों के एक्सपीरियंस को आपके साथ जो है हम साझा करना चाहते हैं। और बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट भारत, प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है बच्चे। आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। देखिए, जब प्राचीन भारत को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारे हिस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री को जानने के लिए 2 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है लिखित स्रोत, एक होता है बिना लिखित स्रोत जिसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मतलब लिखा नहीं गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे पॉट हो गया, बर्तन हो गया, मुद्राएं हो गई, इनके आधार पर कार्बन डेटिंग करके उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। और स्टेप में देखिए, पहला है आपका स्रोत है, दूसरा है टाइम पीरियड आता है आपका जो है स्टोन एज। स्टोन एज में आप लोगों को पता है कि हमारी सभ्यता जो है एंशिएंट टाइम में जितने भी हमारे पूर्वज थे वो डेवलप कर रहे थे। किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था तो क्या कर रहे थे, स्टोन एज से अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे थे। शिकारी संग्राहक थे, ठीक है। और इनका जो उद्भव माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है, साउथ अफ्रीका से माना जाता है, ठीक। धीरे धीरे इस संस्कृति का विकास होता है। आगे चल के धीरे धीरे ये फिर आग से परिचित होते हैं, फिर कृषि से परिचित होते हैं, फिर नगरीकरण सभ्यता आती है, द्वितीय नगरीकरण सभ्यता आती है। तो इस स्टेप में हम बढ़ेंगे, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सर्वोत्तम नगरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। और आज के परिदृश्य में जितनी भी हम अपने आसपास देख सकते हैं वैसा उत्कृष्ट नमूना उस समय हमें देखने को मिलता था। फिर हम आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में वेदों से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। आपको ये बता दें हम कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन क्या है, आपका जो है दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, इन लोगों ने मिलकर जो है इस सभ्यता को प्रभाव में लाया, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ कौन सी सभ्यता चल रही थी, वैदिक सभ्यता। तो हम सिर्फ वेदों से परिचित थे। हमको ये नहीं पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता की कोई ऐसी चीज है कि इससे पुरातन कोई सभ्यता होगी हमारे यहाँ, हमने ये नहीं माना था। लेकिन जैसे ही खोज हुई सिंधु घाटी सभ्यता की, एक क्रांति आ गई। तो हम वेदों पे डिपेंड थे। तो वैदिक सभ्यता में जो हम वेदों को पढ़ेंगे, 4 वेदों से रिलेटेड है। वेदों के बाद फिर हमारा क्या होता है, समाज और परिवेश। उस समय का कल्चरल क्या था, कैसे लोग रहते थे, रहन सहन, खान पान, ठीक है, वेशभूषा, सारा इस चीज को हम देखेंगे। और आपको बता दें कि स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक, मौर्य, गुप्त वंश, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, PCS लेवल तक के एग्जाम हो, हर यहाँ से इसको टच करते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आता है उत्तर वैदिक सभ्यता। आपको पता है कि वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्मों के आधार पर सब कुछ डिफाइन था। बाद में उत्तर वैदिक सभ्यता आती है जिसमें कर्म हो जाते हैं, चीजें वंशानुगत हो जाती हैं, ठीक है। राजा का बेटा राजा ही बनेगा, इस टाइप का। उसके बाद आते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश में क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, आपको पता है, जब हम डिस्कस करेंगे अगली नेक्स्ट वाले क्लास में तो आपको पूरा डिटेलिंग यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन फिलहाल में आप इतना जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंध नदी किनारे मिली हुई थी। और वहाँ पे नदियों का संगम बहुत ज़्यादा था। आपको पता है 6-7 नदियाँ थी, जिसके कारण वहाँ उर्वरा की शक्ति काफ़ी थी, समृद्धपन ज़्यादा था, व्यापार होता था, ठीक है। इस कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता बहुत उत्कृष्ट सभ्यता थी। इसको प्रथम नगरीकरण सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आते हैं मौर्य वंश। इस समय ओनली क्या था, आपका स्टोन था, पत्थर से जो है पाषाण काल में केवल पत्थरों से हम विकसित थे। यहाँ से आते हुए कांसे वाली सभ्यता डेवलप हो गई। और लेकिन जैसे ही मौर्यकालीन संस्कृति में आते हैं तो लोहे का आविष्कार हो चुका था। लोहे के आविष्कार के कारण कृषि बहुत संपन्न हुई। और जब कृषि संपन्न हुई तो लोग सुदृढ़ हुए, जमीन से लगाव बढ़ा। उसके बाद राजवंश स्टार्ट हुआ। फिर इसी बीच में हम देखेंगे विदेशी आक्रमण भी होते हैं हमारे यहाँ। विदेशी आक्रमण क्यों होते हैं, क्योंकि हम समृद्ध हो चुके होते हैं। हमारे यहाँ क्षेत्रीय शक्तियां भी आपस में लड़ रही होती हैं, ठीक है।
काशी, अवंती, मगध, ये एक दूसरे को लड़के जो है हरा के एक विस्तृत साम्राज्य का नींव डालते हैं। इसके बाद मगध साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। मगध साम्राज्य के पढ़ने के बाद जो है, मगध साम्राज्य के पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हम देखेंगे मौर्य। मौर्य जब आते हैं तो मौर्य जो है सारी शक्तियों का एक केंद्रीकरण बनाते हैं। भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की नींव अगर कोई डालता है तो वो मौर्य वंश, ठीक है। उसके बाद अशोक, बहुत सारे शासक आते हैं जो क्षेत्र विस्तार करते हैं और धर्म का भी प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसी में देख लीजिए मौर्य वंश में अगर हम इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो मौर्य वंश के पहले जो है यहाँ पे धार्मिक विचारधारा, ठीक है बच्चों, धार्मिक विचारधारा चलता है। इस धार्मिक विचारधारा में आपका बौद्ध और जैन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जो है आपके दो, एक बौद्ध दूसरा जैन, ठीक है। ये चाहे कोई भी एग्जाम हो सबका फेवरेट टॉपिक रहता है। यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद मौर्य वंश की समाप्ति के बाद गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश जो है ये केंद्रीकृत सत्ता का हिंदू साम्राज्य में, ठीक है, देशी शक्ति का अंतिम शासक होता है। इसके बाद कोई ऐसा वंश नहीं आता कि जो एंशिएंट टाइम में केंद्र में बना रहे देशी रियासतों को लेकर। इसके बाद फाइनली जब गुप्त जो है क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, तो फिर हमारे यहाँ कौन सा आक्रमण होता है, मुसलमानों का आक्रमण होता है, अरब आक्रमण। अरब के बाद तुर्क आते हैं, फिर मुसलमानों के आक्रमण के फलस्वरूप हमारे यहाँ केंद्र की स्थिति बदल जाती है। केंद्र में कोई ऐसा शासक नहीं रह सकता जो एक छत्र राज करे, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें देखेंगे थोड़ा संगम काल को भी देखेंगे और दक्षिण भारत के वंशों को भी देखेंगे। दक्षिण भारत के वंश में चोर, चेल, पांडे, ठीक है, इनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के जो है ये प्राचीन भारत का एक पैकेज है। आई होप इसके पढ़ने के बाद, यहाँ से पूरी डिटेलिंग करने के बाद, अब क्लास में आप लोग रेगुलरिटी बने रहेंगे तो इसके बाद आप लोग को कोई बुक प्रीफर करने की जरूरत नहीं होगी। जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं, हर साल के क्वेश्चन जितने आए हैं, सबका जो है समन्वय यहाँ पे मिलेगा। टेस्ट सीरीज होगी आपकी। टेस्ट सीरीज के बाद जो है आप लोगों से डायरेक्ट रूबरू भी हो सकते हैं। इसके लिए एक माध्यम है विजन दाऊदनगर एप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। इस ऐप को आप इंस्टॉल करोगे और इंस्टॉल करने के बाद ये मोबाइल नंबर आपके सामने दिया गया है 9807833991। नंबर एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए 9807833991। इस पे आप फोन पे कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं। इस पैकेज को आप ले सकते हैं। इस पैकेज का चार्ज वैसे तो मार्केट में बहुत है, ठीक है, बट हम इसको सबसे लो लेवल पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे पाए, ठीक है। तो इसकी फीस जो है मात्र हम 200 रुपीज, 200 रुपए रखे हैं इस पूरे प्राचीन भारत के पैकेज का, ठीक है बच्चों। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और हमारे साथ, और हमारे एक्सपीरियंस हैं जितने भी हैं, हमने एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, पीसीएस प्री भी निकला हुआ है, तो उसके साथ जो है अटैचमेंट होइए और अपने दिशा को सही दिशा में, अपनी तैयारी की दिशा को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों इसके लिए आपको हम एक बार फिर बता दे रहे हैं, विजन दाऊदनगर एप्लीकेशन है, इसको आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा, यहीं से कनेक्टिविटी बनेगी और आप फोन पे या गूगल पे के माध्यम से, नंबर है 9807833991, इससे जो है आप इस नंबर पे फोन पे और गूगल पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हिस्ट्री के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7011478854। बच्चों ये मेरा नंबर है 7011478854। अगर हिस्ट्री से अगर इस टॉपिक से संबंधित या हिस्ट्री में कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है बच्चों जिस पे आप फोन पे और गूगल पे करेंगे, यह नंबर जो है राहुल सर के नाम से
राहुल सर के नाम से है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और अपने तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। देखिए, अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं रहेगा, निरंतरता नहीं रहेगी, ठीक है, और जुनून नहीं रहेगा, तो बिना इसके हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पर इतने सारे रिसोर्सेज के बीच क्या होता है, बच्चे जो है क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या एलिमेंट चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है तैयारी के दौरान कि हमें क्या छोड़ना है। पकड़ना ज्यादा से ज्यादा अगर पकड़ने के चक्कर में पड़ेंगे तो मुश्किल है सिलेक्शन का टाइम या टाइम पीरियड जो है आपका बढ़ जाए। तो इसीलिए हम यह चाहेंगे कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े वो यह जानने की कोशिश करें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और किस स्ट्रेटजी के साथ हम तैयारी करें कि हम एग्जाम को जल्दी से जल्दी क्रैक कर पाए। ठीक है बच्चों, तो यह जो है 1 अगस्त से यह जो है आपका एंशिएंट भारत का पैकेज लॉन्च हो रहा है और आई होप आप लोग इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद जो है अपने एक तैयारी को एक सही दिशा दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एंशिएंट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे रणनीति रहेगी हमारी। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।